हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे अहम बैठक। दक्षिणी राज्यों के साथ करेंगे समीक्षा। कोरोना वायरस के हालातों पर होगी चर्चा। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट मामले को लेकर आज बिहार बंद। सुबह से ही दिख रहा बंद का असर। पटना में आरजेडी जाप का हंगामा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनाया अहम फैसला। आरक्षण की शर्तों को कम करने से किया इंकार। रामपुर में चढ़ा सियासी पारा। नगर विधानसभा 37 से सपा ने आजम खान को बनाया अपना प्रत्याशी। नवाब खानदान से होगा आजम का मुकाबला। रुक करते हैं अब खबरों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दक्षिण भारत के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना वायरस के हालातों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम को लेकर क्या कदम उठाएंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। ये बैठक दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि मनसुख मंडाविया ने इससे पहले मंगलवार को उत्तर भारत के 9 राज्यों के साथ बैठक की थी और राज्य से समय पर कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण कराने के लिए कहा था। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट मामले को लेकर आज बिहार बंद है। बंद का असर सुबह से ही दिखने लगा है। राजधानी पटना, समस्तीपुर, हाजीपुर, गया आदि जिलों में सुबह से ही छात्र संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों के समर्थक हंगामा और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस बंद में आरजेडी, जाप और वाम दलों के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के यूथ विंग के सदस्य भी बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। पटना में छात्र, आरजेडी और जाप के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, आगजनी और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खान सर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने छात्रों से प्रदर्शन न करने की अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, खुद ही सुनिए। मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने SC/ST के लिए आरक्षण की शर्तों को कम करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवधिक समीक्षा के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह जरूरी है। समीक्षा अवधि केंद्र सरकार ने निर्धारित उसे करनी चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वे SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा, क्योंकि ये राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। रामपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसका परिणाम 10 मार्च को घोषित किया जाएगा। फिलहाल रामपुर का चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा आम है कि इस बार रामपुर के चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से रामपुर पर काबिज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान फिलहाल जेल में है। वहीं हाल ही में जमानत पर हुई रिहाई के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव प्रचार में लगे हैं, जहां उन्हें न केवल खुद के लिए बल्कि अपने पिता आजम खान के लिए भी चुनाव प्रचार करना है। रामपुर की नगर विधानसभा 37 से समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका नामांकन सीतापुर जेल में ही कराया गया और कल उनके प्रस्तावक ने नामांकन पत्र रामपुर में दाखिल कराया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए दिल्ली सरकार 20,000 से ज्यादा क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाने की योजना बना रही है। शंकराचार्य मार्ग स्थित शहीद अमीर चंद सर्वोदय बाल विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड लगाने के साथ ही इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जहां इस तरह के स्मार्ट बोर्ड 16 क्लास में लगाए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने मंगलवार एक स्कूल का दौरा किया।
स्कूल निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि स्कूल के क्लासरूम को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जा रहा है, जो नियमित शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करेगा और बच्चों को अपने रोजाना की क्लास में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में फर्क देखिए। दिल्ली संभलती नहीं, जिसको सिंगापुर मॉडल बनाने का सपना दिखाया था, अब पंजाब, उत्तराखंड, गोवा को दिल्ली मॉडल के रूप में बर्बाद करना है। आज मैं यहाँ संगम विहार MB रोड के ऊपर एक मोहल्ला क्लिनिक के सामने खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने कहा था हम जब सत्ता में आएंगे तो गरीब लोगों के इलाज के लिए 900 मोहल्ला क्लिनिक्स का निर्माण करेंगे। 900 में से 200 भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर नहीं बनाए गए हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक अपने निजी लोगों के घरों में किराए पर 15 से 20 हज़ार रुपये उनको देकर और वहाँ पर चलवाए जा रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है, ये संगम विहार के अंदर है, जहाँ गरीब लोगों की बस्ती 5 लाख के करीब लगभग रहती है। इस मोहल्ला क्लिनिक की आप हालत देख सकते हैं। इस मोहल्ला क्लिनिक की लागत अगर आप लगाएंगे तो केजरीवाल ने अपने चहेते लोगों को 15 से 20 लाख रुपए देकर ये बनवाई थी, जबकि इनकी कुल लागत 1.5 या 2 लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण हो सकता था। ये मोहल्ला क्लिनिक है मेन रोड के ऊपर। मित्रों, केवल ये एक संगम विहार के ही मोहल्ला क्लिनिक की हालत नहीं है, तुगलकाबाद की स्थिति आप देखेंगे तुगलकाबाद में बन। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के जालोर के भजन लाल की गिरफ्तारी के बाद एसओजी रोज नए खुलासे कर रही है। एसओजी ने गुरुवार देर रात एक और सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रेड 2 टीचर है और 2.25 करोड़ में पेपर खरीदकर अपने दोस्त भजन लाल को देता था। पेपर लीक मामले के दोनों गुनाहगार एक ही गांव के पड़ोसी निकले। बता दें कि भजन लाल से एसओजी की पूछताछ में उदाराम का नाम सामने आने के बाद बीती रात उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उदाराम बिश्नोई ने जयपुर से पेपर खरीदा था, जो परीक्षा से एक दिन पहले शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में रखा हुआ था। वहां से पेपर को रामकृपाल मीणा ने लीक किया था। रामकृपाल मीणा जयपुर में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल चलाता है, उसने उदाराम को बेच दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि अधिकारी और वीआईपी लोग भी लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। शिवराज सरकार के एक और मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद विधानसभा से विधायक और शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सकलेचा ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा है कि वे पूरी तरह स्वस्थ है और खुद को उन्होंने होम आइसोलेशन पर रखा है। इस दौरान उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आम लोगों से ये अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोगों को जांच करवानी चाहिए। मंत्री सकलेचा पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। कोरोना की पहली लहर में भी उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा संक्रमित हो गए थे। हालांकि उस समय वे मंत्री नहीं थे। पहली लहर में संक्रमित होने के बाद बीजेपी के 4 अन्य विधायकों ने भी अपने सैंपल भेज दिए थे। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि सकलेचा और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.51 लाख केस सामने आए हैं। इस दौरान 627 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई। अच्छी बात ये रही कि देश में पिछले 24 घंटे में 3,47,443 लोग ठीक हुए। खास बात यह है कि गुरुवार की तुलना में भारत में कोरोना के करीब 35,000 कम केस सामने आए। गुरुवार को कोरोना के 2.86 लाख केस मिले थे, वहीं 573 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,291 नए मामले सामने आए और 34 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यहाँ पर यह है कि अब संक्रमण दर 10% के भी नीचे चली गई है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 9.56% पर पहुंच गई है। गुरुवार के दिन दिल्ली में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टेस्टिंग में भी गिरावट का सिलसिला कई दिनों से जारी है। गुरुवार को 44,903 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। बता दें कि अब कम होते मामलों की वजह से अब राजधानी को कई पाबंदियों से भी मुक्त कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू हट चुका है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा राजधानी के दुकानदारों को भी बड़ी राहत दे दी गई है। दिल्ली में बाजारों को पहले ऑड इवन से खोलने की इजाजत थी, इसे अब हटा लिया गया है। वही अब हर दिन सभी दुकानें खुल सकेगी।
एक महीने बाद देश की राजधानी दिल्ली के लोगों और कारोबारियों को शुक्रवार से बड़ी राहत मिलने जा रही है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई डीडीएमए की बैठक में राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया और दुकानों को ऑड इवन तरीके से खोलने का नियम भी वापस ले लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा हॉल भी खोलने का फैसला लिया गया है। ये आदेश शुक्रवार से ही लागू हो रहा है। बता दें कि येलो अलर्ट जारी होने के बाद जैसे ही दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने लगे तो सिनेमा मालिक और अन्य व्यापारी वर्ग सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों का कहना था कि पाबंदियों की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने प्रतिबंधों में अब छूट दे दी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2439 नए मामले सामने आए हैं। 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दूसरी ओर गुरुवार को 3999 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। श्रीनगर में पिछले 2 दिनों में बेस अस्पताल में जांच करवाने वाली 7 महीने की बच्ची सहित 32 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर भी शामिल हैं। कोविड अस्पताल के पीआरओ अरुण बडोनी ने बताया कि गुरुवार को गैरसैंण से 7 महीने की बालिका को बेस अस्पताल लाया गया। बच्ची बुखार से पीड़ित है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 26 जनवरी को मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के एचओडी, सहायक नोडल अधिकारी, कोविड वार्ड सहित 60 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए। 2 क्लर्क भी पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने आगे बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में 30 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 5770 मरीज मिले। वहीं 9759 लोगों ठीक होकर भी अपने घर लौट गए। केस कम आने के चलते रिकवरी रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। 27 जनवरी को रिकवरी रेट 95.09% रहा। वहीं पॉजिटिविटी रेट 17.87% तक आ गया, जो पहले 21.57% तक पहुंच गया था। प्रदेश में सरकार ने मॉल और दुकानें शाम 7 बजे तक खोलने की छूट दे दी है। पहले शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल खुलते थे। नए आदेश 10 फरवरी तक लागू रहेंगे। हरियाणा में आईसीयू वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। 27 जनवरी को प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 1017 लोग ही रह गए हैं, जबकि एक दिन पहले ये आंकड़ा 1043 था। ऐसे में 24 घंटे में 26 मरीजों को आईसीयू से छुट्टी मिली है। प्रदेश में मौजूदा समय में 35,558 एक्टिव केस है। वहीं होम आइसोलेशन में 34,121 मरीज है। ओमिक्रॉन का कोई केस एक्टिव नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना बैकफुट पर आने लगा है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी तस्करों और बीएसएफ के बीच मुठभेड़ हुई। गुरदासपुर के चंदू वडाला पोस्ट के पास हुई मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। पंजाब बीएसएफ के डीआईजी के मुताबिक सुबह सवा 5 बजे एक जवान ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मूवमेंट देखी और पाकिस्तानी तस्करों पर फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का जवान घायल हो गया। बीएसएफ ने मौके से हेरोइन के 47 प्लास्टिक बैग, 7 अफीम के पैकेट, एक पिस्टल और AK-47 की 4 मैगजीन बरामद की है। राजस्थान का एक गांव ऐसा है जहां करोड़पति किसान ही रहते हैं। खेती में नई तकनीक की मदद से हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10 साल पहले इस गांव और किसानों की स्थिति बिल्कुल उलट थी। पारंपरिक खेती की वजह से कोई मुनाफा नहीं हुआ। इसके बाद गांव से एक किसान इजराइल से खेती की नई टेक्निक सीख कर आया। वहां हुए प्रयोग को अपने खेतों में प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया तो किस्मत बदल गई। शुरुआती दौर में लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अब इसी टेक्निक को पूरा गांव फॉलो कर रहा है। बता दें कि गांव है जयपुर से 35 किलोमीटर दूर गुड़ा कुमावतान और पसेडी। ये पूरा गांव इजराइल में होने वाले एग्रीकल्चर टेक्निक को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे मिनी इजराइल भी कहते हैं। यहाँ 6 किलोमीटर के एरिया में 300 से ज्यादा पॉली हाउस है। इसी की बदौलत यहाँ के किसानों की किस्मत बदल गई है। 40 किसान ऐसे हैं जो 10 साल में करोड़पति बन चुके हैं। गुजरात के बनासकांठा में दीसा धरात हाईवे पर बीती रात आगथला गांव के पास एक कार और नीलगाय के बीच टक्कर हो गई, जिसके चलते कार सड़क से उतरकर खेत में जाकर टकरा गई। कार पेड़ से टकराने की वजह से हादसे में 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। गुजरात से खुशनसीब पठान की रिपोर्ट। शेयर बाजार में आज तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। गुरुवार
को बाजार की बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार स्टॉक मार्केट हरे निशान में खुलता है तो ये गैप अप ओपनिंग आज के कारोबार के लिए अच्छा संकेत दिखा सकती है। सेंसेक्स शुक्रवार को 550 अंक ऊपर चढ़कर 57,800 के ऊपर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 98 अंकों की तेजी के बाद 17,208 के लेवल पर खुला है और बीएसई का सेंसेक्स 550.07 अंकों पर 0.96% की तेजी के साथ 57,827 पर खुलते ही बढ़त पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में आज 50 में से 48 शेयरों में तेजी के निशान में कारोबार हो रहा है और केवल 2 शेयर गिरावट में है। आज के कारोबार में निफ्टी ने 17,280 का ऊपरी लेवल छू लिया था। बैंक निफ्टी में शुरुआती मिनटों में ही 300 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है और 38,200 के पार हो गया है। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की ठंड का ये दौर अभी करीब 1 हफ्ता और रहने वाला है। अगले 24 घंटे के लिए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर जारी रहेगी। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बिहार के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। एक तरफ रेखा दक्षिण तमिलनाडु से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक फैली हुई है। साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 29 जनवरी को पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। उत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 19 दिनों के बाद तापमान में इजाफा देखने को मिला है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को भी पूरे दिन धूप रहने की संभावना है। धूप के चलते दिन के अधिकतम तापमान में भी इजाफा हुआ है और लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। हालांकि सर्द हवा की वजह से ठिठुरन कम नहीं हुई है। शाम होते ही लोगों को ठंड से सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने के साथ सुबह शाम ज्यादा ठंड होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के बीच सुबह के समय हल्का कोहरा और दिन में आसमान साफ रहेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 19.1 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस हफ्ते कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में दिल्ली का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट पे मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।